नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आइए अब जल्दी से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डिटेल और डेटा के साथ वाली खबरें। सबसे पहले वो डेटा यानी जो आपने हमारे पोल में दिखाया है, उसके आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। आज इंडिया चाहता है उन देश विरोधी ताकतों का हिसाब बराबर करना जो कश्मीर पर आतंक का पत्थर बरसा रहे हैं। वही इंडिया ये भी देखना चाहता है कि पीएम मोदी के साथ होकर भी नीतीश ने आज वो मांग क्यों कर दी जो मांग विपक्ष करता आया है। जबकि नए जमाने में रुपया कैसे अपना रूप बदल रहा है, इस खबर में भी आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और वो खबर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो शुरुआत जम्मू और कश्मीर से करते हैं, जहां आतंक को शह देने वाले अब बुरी तरीके से मात खाने वाले हैं। क्योंकि जिसने भी अब तक पत्थर फेंका है उसके लिए ना देश में नौकरी होगी ना विदेश में। इस तरीके के लड़के जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, अब इनके लिए विदेश जाना असंभव जैसा होता जा रहा है। नौकरी कर पाना भी असंभव होगा क्योंकि एक सरकार का ऑर्डर ही ऐसा आ गया है। और यह सब कैसे होगा, इसके लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी अजय बाचलू की ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब ऐसी पत्थरबाजी करते पकड़े गए तो एक्शन। अगर पत्थरबाजी करते हुए तस्वीर दिख गई तो भी एक्शन। अगर ड्रोन ने फुटेज रिकॉर्ड कर ली तो भी एक्शन। पत्थर उठाए तो पत्थरबाज की किस्मत पर पत्थर पड़ जाएंगे। जो करेगा आतंक का सपोर्ट, उसकी जाएगी नौकरी, नहीं बनेगा पासपोर्ट। यह है सर्कुलर जिसे राज्य की सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने जारी किया है। इसी सर्कुलर में जिक्र है कि पत्थरबाजों को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। सर्कुलर में जिक्र है पत्थरबाजी, कानून व्यवस्था भंग करना या दूसरे अपराधों में शामिल लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझिए कि क्या होगा। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन खारिज हो जाएगा, किसी भी सरकारी सुविधा में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट नहीं मिला तो विदेश जाना भी संभव नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पत्थरबाजों के लिए सर्कुलर कैसे मुसीबत लेकर आया है, इसे देखिए। डिजिटल साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो क्लिप या क्वाडकॉप्टर की तस्वीरें जो पुलिस या सुरक्षा बलों के रिकॉर्ड में हो, उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा। एंटी पॉलिसी इनके खिलाफ इख्तियार कर रहे हैं कि इनका पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, इन्हें कोई ऐसा यानी कि नौकरी पे कल को ये अप्लाई करेंगे, इन्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो आप फिर सुधार की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान के साथ रहे, यहाँ के नौजवानों को दिल से लगाए, लेकिन आप तरह से दूसरी तरफ से आप ही फैसला करते हैं कि जो यहाँ के पत्थरबाज हैं उनको नौकरी से निकाला जाए या उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है उनके खिलाफ है। पत्थरबाजों में अपना वोट बैंक देख रहे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने इस पर विरोध जताया है। कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों के दोषी साबित होने तक उन्हें निर्दोषी माना जाए। ये रिकस्टर होना चाहिए डिसीजन, ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये हालात को बद से बदतर बनाएगा और चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ जाएगी जो ऑलरेडी बहुत पीक पर है। जो ऑर्डर निकला है तो मुझे लगता है कि यह ऐसा सख्त ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। दूसरा ये भी हो सकता है कि मिसयूज भी हो सकता है। वहीं जम्मू में इस पर खुशी का माहौल है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पत्थरबाजों पर हुए प्रहार का जश्न मनाया। लेकिन यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर तनातनी नजर आ रही है। पत्थर फेंकने में वो रहे तो उनको भी एंटी नेशनल की कैटेगरी में मानते हुए डिबार कर देना इन चीज़ों से और नौकरी से, तो ये थोड़ा सा हार्श लगता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय का ये बहुत बड़ा फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न हिस्सा है और जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे है। टीएमसी ने इस फैसले का विरोध किया है तो शिवसेना इसका समर्थन कर रही है। जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सबके लिए एप्लीकेबल है और जब से अनुच्छेद 370 गया है और हम कश्मीर की बात करते हैं, उनकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं उनको कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। जैसे वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है उसको हम सहन नहीं जाता, तो कश्मीर में भी और पूरा हिंदुस्तान में भी वो डेमोक्रेटिक काम नहीं कर रहे, यही हमारा सवाल है और देश की जनता इसका जवाब देंगे। वैसे अच्छी खबर यह है कि पत्थरबाजी की घटनाएं
अलगाववादियों पर एक्शन के बाद से कम हुई है, जिससे साफ है अलगाववादी ही युवाओं के हाथ में पत्थर थमाते थे। ये साफ संदेश भी है कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ पत्थर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। श्रीनगर से संवाददाता आसिफ कुरैशी के साथ जम्मू से अजय बाशलू की रिपोर्ट। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में बैठी अलगाववादी पार्टियां पत्थरबाजी के लिए युवाओं को उकसाती रही हैं, लेकिन नए कश्मीर में आतंक तो दम तोड़ ही रहा है, पत्थरबाजी भी दम तोड़ रही है। 3 दिन बाद जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटे 2 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2 सालों में पत्थरबाजी कैसे कम हुई है, इसको जरा आप देख लीजिए। 2017 में घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं 1412 हुई थी। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। और 2018 में ये बढ़कर 1458 हो गई। 2019 में ये और बढ़ी और लगभग 2000 तक चली गई, यानी 1999 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। लेकिन वही के उसके बाद शानदार बदलाव आता है। पिछले साल 2020 में पत्थरबाजी की सिर्फ 255 घटनाएं ही रिकॉर्ड की गई, यानी पत्थरबाजी में 87% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। साफ साफ समझ में आता है कि पत्थरबाजी का करीब करीब घाटी में खात्मा हो चुका है। वास्तव में बीते 2 साल में सिर्फ पत्थरबाजी की घटनाएं ही कम नहीं हुई, बल्कि कश्मीर विकास के रास्ते पर अब आगे बढ़ चला है। कश्मीर ने साफ संदेश दे दिया है कि आतंकी अब उससे बंदूकों से डरा नहीं सकते हैं और पाकिस्तान उन्हें बरगला नहीं सकता। कश्मीरी आतंक का पोस्टर बॉय बुरहान वानी सफाया, आतंकी कमांडर जाकिर मूसा सफाया, आतंकी कमांडर रियाज नाइकू सफाया। कश्मीर में यह सिलसिला चल पड़ा था कि आतंकी सोशल मीडिया पर सामने आकर धमकियां देते थे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई भी आतंकी पोस्टर बॉय बनने को तैयार नहीं, क्योंकि नाम सामने आने का मतलब है मौत। कभी कश्मीर में आतंकी की मौत के बाद ये तस्वीरें दिखती थी, जब आतंकी बंदूकें लेकर जनाजे में शामिल होते थे और बंदूक की नोक पर भारत विरोधी नारे लगवाए जाते थे। अब फर्क देखिए, आतंकी अब पीठ पीछे सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं और हिंदुस्तान के सपूतों की मौत पर कश्मीर में आतंक का डर छोड़कर लोग शामिल हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कश्मीर में अलग विधान और अलग झंडे वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। हम घाटी के युवाओं को मान्यवर गले लगाना चाहते हैं, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाओं देना चाहते हैं। वहां इंडस्ट्री लगेगी, उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट जाएंगे, उसको रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने तभी कह दिया था, ये फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370, 35A जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करे, हम वापस लाएंगे। सरकार ने इसके लिए 2 तरफा प्लान तैयार किया। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की, दूसरी तरफ विकास की तरफ कदम बढ़ा। पहली तस्वीर देखिए, सीमा पर सेना मजबूती के साथ डटी है। एलओसी पर सेना के बंकर्स और पोस्ट पर तैनात सैनिकों के पास आधुनिक उपकरण जैसे थर्मल इमेजिंग और एचडी कैमरे मौजूद हैं। फायदा ये, हल्की सी हरकत फौरन पता लग जाती है। इसके अलावा पेट्रोलिंग कर रहे जवान भी हाईटेक तकनीक से लैस हैं। अमेरिका से हाल में मंगाई गई सिख 716 असॉल्ट राइफल भी पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर रही है। नतीजा, पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया जारी है। इस साल जून तक ही 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी में आतंक का रुख करने वाले युवाओं की तादाद में भी कमी आई है। यही वजह है कि कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातें कम हुई है और कश्मीर शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है। कुछ अहम बदलावों पर नजर डालिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव कामयाबी के साथ संपन्न हुए। नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव, अब कश्मीरी महिला से शादी करने पर पति और बच्चे भी स्थायी निवासी बन सकते हैं। 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। युवाओं को कलम पकड़ने का मौका दिया जा रहा है।
चलो गांव की ओर और माई सिटी माई प्राइड जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। कश्मीर के विकास के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए। नतीजा है ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं। जुलाई के महीने में बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल सीमा बटालियन के लिए भर्तियां शुरू हुई। फिजिकल टेस्ट के लिए सैकड़ों युवाओं की लाइन लग गई। ये युवा ही कश्मीर का भविष्य है, जो पाकिस्तान के प्लान को कुचलने के लिए तैयार हो रहा है। जम्मू से संवाददाता अजय बाशलू की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ मुख्य धारा से जोड़ने में अनुच्छेद 370 के खात्मे ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इससे पत्थरबाजी पर भी काबू पाने में सहूलियत मिली है। पुलिस को खुली छूट मिलने से पत्थरबाजों का अब ठीक से इलाज हो रहा है। बरगलाने वालों की पहचान आसानी से हो जा रही है। पत्थरबाजी करने वालों की लिस्ट तैयार हो गई है और उनकी जगह जगह तस्वीरें चिपकाई गई हैं ताकि पत्थरबाजों की पहचान हो सके। और सबसे बड़ी चोट यह हुई कि अब पत्थर फेंके तो वो फेंकने वालों की सीधे नौकरी पर जाकर लगेगी, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। दरअसल पत्थरबाजी ने कश्मीर का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कुदरत ने घाटी को ऐसी नेमत बख्शी है कि इसे धरती की जन्नत कहा जाता है, लेकिन आतंक के पत्थर ने इसको लहूलुहान करके रख दिया। पत्थरबाजी से माहौल अराजक हुआ और आर्थिक गतिविधियां घाटी में ठप पड़ गईं। पत्थर फेंके जाने का टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि भय के मारे सैलानियों का आना घाटी में कम हो गया। इससे रोजगार के अवसर कम होने लगे, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म की है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो छात्रों की पढ़ाई थी वो भी ठप होती गई, क्योंकि छात्रों को पत्थर फेंकने के काम में और सस्ते दाम में लगा दिया था। पाकिस्तान यही चाहता था, यही उसका गेम प्लान था, लेकिन अब उसकी आतंकी दाल गल नहीं रही है। एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले, लेकिन छलनी भी बोले जिसमें 6 छेद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर यह कहावत अब बिल्कुल सटीक बैठती है। इमरान खान भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारत ने लॉकडाउन लगाकर देश को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन इमरान भारत की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांक ले। जब वो एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो उनकी अपनी 4 उंगलियां उन्हीं की ओर ताकती रहती हैं और उन्हीं को आईना दिखाती हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कोरोना काल में कहां से कहां पहुंच गई। जब ताले सिर्फ दुकानों पर नहीं, दिमाग पर लगे हों, जब पहिए सिर्फ गाड़ी के नहीं, विचारों के जाम हो जाएं, जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाए, तब आता है ऐसा बयान। कौन कहेगा ये पाकिस्तान के 21 करोड़ लोगों के मुखिया हैं, जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए हिंदुस्तान का उदाहरण दे रहे हैं। इमरान का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान में हर रोज 5,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने शुरू हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.8% हो गया है। सिंध में सबसे ज्यादा 2,772 केस सामने आए। सिंध ने इसके बाद लॉकडाउन लगाया तो सामने आई इमरान की ये सलाह। अब सच की झलक देखिए। पाकिस्तान इतना कंगाल है कि उसे हर खर्च के लिए चीन का मुंह ताकना पड़ता है, तो लॉकडाउन वो लगाएगा किस मुंह से? बदहाली का आलम ऐसा है कि लॉकडाउन लगते ही लोग भूख भूख चिल्लाने लगते हैं। काम करने वाले तो बेचारे वो तो भूखे मर गए ना सर। 10 दिन का लॉकडाउन है। आप खुद सोचें कि जो डेली बेसिस पे काम करने वाले उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना सर। ये कारोबार लोग करना जो बंद होना है ना, वो मुश्किल है गरीब के लिए। भारत ने सिर्फ लॉकडाउन नहीं लगाया, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए अब तक 47 करोड़ 22 लाख वैक्सीन भी लगाई है, जबकि पाकिस्तान अब तक वैक्सीन लगा पाया है सिर्फ 3 करोड़। पाकिस्तान का संभालें, पाकिस्तान संभाल नहीं रहे, पूरी दुनिया में शोर मचा रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। अब जरा पाकिस्तान का गर्व देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के वैक्सीन सेंटर की हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र की मुफ्त वैक्सीन आते ही मार मच गई। या तो चीनी टीके मिलने की उम्मीद, या IMF के आंकड़ों की वजह से इमरान के मुंह से ऐसे बयान निकल रहे हैं। अब जरा IMF के आंकड़ों पर नजर डालिए। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1% से बढ़कर 3.9% होने का अनुमान है, पर भारत की GDP विकास दर 9.5% रह जाने का अनुमान है। इतना होने के बाद भी पाकिस्तान की विकास दर भारत की विकास दर से लगभग 1/3 है। ऐसे में पाकिस्तान के PM का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह ही नजर आता है। इमरान खान कितनी भी कोशिश कर ले कि वो भारत को ट्रैप में फंसा लेंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की दरअसल आतंक के मामले में औकात कहां है। पाकिस्तान पर कोरोना का कहर है। कोरोना का असर हमारे देश से भी गया नहीं है, इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपना बचाव करते रहिए। मास्क पहनिए,
एबीपी न्यूज ने इसके लिए #MaskUpIndia नाम का अभियान चलाया है, जो दूसरी लहर से समय से लगातार चलता जा रहा है। और हमारी ये कोशिश इस अभियान के जरिए कि हम तीसरी लहर को आने से रोकें और आप सबकी मदद से रोकें, क्योंकि अगर आप मास्क पहन के रखेंगे, आपकी तस्वीर हमको भेजेंगे, हम यहाँ दिखाएंगे इंडिया चाहता है में इन तस्वीरों को देखकर, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हों और वो भी मास्क पहन कर रखें। यही हमारी बहुत छोटी सी कोशिश है देश की जनता को आगाह कर देने की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में थी और उस दौरान विपक्षी खेमे की राजनीति में बहुत सारी गहमा-गहमी रही। उन गहमा-गहमी को मैं तस्वीरों की नज़र से आपके सामने रखता हूं, आपको भी कहानी समझ में आएगी। ये पहली तस्वीर जब ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से घर जाकर मुलाकात की, दूसरी तस्वीर में अपने शरद पवार और लालू यादव की मुलाकात देखी, तीसरी तस्वीर अब आपके सामने है जब आप ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली थी अपने घर पे, और फिर आज मुलायम सिंह यादव से उनके घर जाकर लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की। इन सारी मुलाकातों का मकसद साफ है कि 2024 में कैसे विपक्षी खेमे को एक साथ रखा जाए और मोदी के खिलाफ एकजुट बनाया जाए। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर इन 4 तस्वीरों के बाद आती है। वो आई है गुरुग्राम से, जब ओम प्रकाश चौटाला से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर मिले। दोनों लोग एनडीए में रह चुके हैं, एक साथ एक दूसरे को जानते हैं। नीतीश की मुलाकात पीएम मोदी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह चुके ओम प्रकाश चौटाला से होना एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि बीजेपी के विरोधी से क्यों जाके नीतीश कुमार पींगे बढ़ा रहे हैं। क्या नीतीश बीजेपी और केंद्र पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने विपक्षी दलों की तरह ही पेगासस जासूसी कांड में एक जांच करने की मांग कर दी, जो आज तक कांग्रेस और तृणमूल जैसी विरोधी पार्टियां कर रहे थे। और आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार का यह बयान बीजेपी को जरूर परेशान कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। एक तरफ दुश्मन से दोस्त बने उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जो एनडीए का हिस्सा होते हुए भी गुरुग्राम में जाकर ओम प्रकाश चौटाला से मिल आए, जो मोदी सरकार को हटाने के लिए तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। क्या ये दोनों घटनाएं महज इत्तेफाक हैं या फिर दिल्ली दरबार पर नीतीश कुमार की तिरछी नजर है? नीतीश मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत ख्वाब से इनकार कर देते हैं। नहीं, मैंने सिर्फ उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, आज से नहीं, बहुत पुराना संबंध है, शुरू से ही मानते रहे, जब से हम लोग यंग थे, और उस समय से ये कितना हम लोगों को स्नेह करते रहे हैं। तो इसलिए जो अभी हाल में बातचीत हुई और मैं पटना में ही था, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, जरूर हम आ रहे हैं दिल्ली, तो आपका दर्शन जरूर करेंगे। नीतीश कुमार के इनकार के बावजूद राजनीति में इकरार और तकरार के समीकरण बनने बिगड़ने लगे। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी को इस बात का मलाल है कि उनकी पार्टी बड़ी है और छोटी पार्टी वाले नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खाने इस बात को लेकर भी खलबली है कि कोई एनडीए का हिस्सा होकर कैसे प्रधानमंत्री पद की बात कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस बात का खंडन किया है और कई बार पहले भी बोल चुके हैं कि मैं पीएम का कोई उम्मीदवार नहीं हूं। और मैं समझता हूं कि अभी एनडीए में पार्ट जनता दल यू भी है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी एनडीए के ही मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी भी एनडीए के प्रधानमंत्री जी के रूप में हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी इस तरह की कोई बात कहाँ हो पाएगी, कोई जगह खाली तो है नहीं। दरअसल विपक्षी राजनीति को गरमा दिया ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद जब वो 26 जुलाई को दिल्ली पहुंची तो उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे और इरादे पर विपक्ष को एकजुट करना। इस कड़ी में तमाम नेताओं से उनका मिलना जुलना हुआ। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, अपने उस एजेंडे को ममता ने छिपाया भी नहीं।
लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। और अब नीतीश कुमार भले ही कर्टसी में चौटाला से मिल आए हों, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती। उस पर से जिस तरह नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी कांड में जांच की मांग कर दी है, वो विपक्षी लाइन है। जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। इसीलिए ममता की पार्टी टीएमसी की नजर नीतीश कुमार पर भी है कि वो भी एनडीए से अलग हो जाए तो अच्छा। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। लोकतंत्र की यही खूबी है कि पीएम तो एक होता है, लेकिन पीएम पद के उम्मीदवार तमाम होते हैं। उनकी पार्टी वाले उन्हें पीएम मटेरियल कहते हैं, जैसे नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। आखिर पीएम मटेरियल होता क्या है, इसको जरा समझिए। जो पीएम बनने का दावेदार हो उसकी देशव्यापी पहचान होनी चाहिए, उसे प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। अगर गठबंधन जैसी स्थिति बने तो दूसरे दलों में भी उसके नाम पर सहमति होनी चाहिए, यानी सबके बीच एक्सेप्टेंस हो। और इन सबसे बढ़कर उसमें स्टेट्समैन की छवि होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चल सकता है, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करता हो। देखिए कि ये राजनीति किस करवट बैठेगी, क्योंकि 2024 तक ऐसे तमाम घटनाक्रम आगे पीछे हो सकते हैं। यूपी में इस बार मुहर्रम पर ताजिया और जुलूस निकालने के असर दिखते नहीं हैं। यूपी पुलिस के डीजी ने अपने महकमे को खत लिखकर इसका निर्देश दिया, लेकिन बवाल मच गया उस खत में दिए गए कारणों पर। मुस्लिम धर्मगुरु इतने खफा हुए कि यूपी पुलिस की तुलना उसने बगदादी से कर दी। शहादत और कुर्बानी के मातम में लिपटा एक त्योहार है मुहर्रम। वो मुहर्रम का पाक महीना ही है जिसके साथ इस्लाम के लिए नए साल की शुरुआत होती है और जिसकी तारीख चांद के हिसाब से प्रभावित होती है। इस बार अगस्त के महीने में मुहर्रम पड़ा है, लेकिन मातम उससे पहले ही शुरू हो गया और ये विवाद शुरू हुआ है यूपी सरकार के इस रुख से कि अब की बार मुहर्रम में न ताजिया निकलेंगी न जुलूस निकलेगा। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। इस मामले में 1 अगस्त को यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने 13 सूत्री पत्र सारे एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को भेजा, जिस पर लिखा गया गोपनीय, लेकिन वो खत सरेआम हो गया। इस खत के मजमून को पढ़कर मुस्लिम तबका खफा हो गया कि मुहर्रम में पतंगों पे लिख दिया जाता है, जानवरों पे लिख दिया जाता है और इस तरीके से उसमें यौन की कुछ बातें करी गई हैं। तो ये जो कुछ उसमें 2-4 लाइनें हैं वो हम लोगों को अच्छी नहीं लगी हैं। सर्कुलर जारी किया, ये बहुत ही गलत तरीके से किया है। इस तरह का सर्कुलर नहीं जारी होना चाहिए। कारण ये है कि देखिए, मैं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, मैं भी ताजिया रखता हूँ, मैं भी ताजिएदार हूँ और इसके लिए मैं हिंदू होने के साथ साथ मैं शिया हिंदू भी मैं अपने को कहता हूँ। अगर इस पर डीजीपी साहब को कोई एतराज हो तो आके बात करें हमसे। वो अपनी बात मुख्यमंत्री योगी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए खत के किस किस पॉइंट पर उनको सख्त एतराज है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, सार्वजनिक स्थानों, पतंगों, पशुओं पर तबर्रा लिखा जाता है। इसे देवबंदी, अहले हदीस फिरकों के सुन्नियों के असामाजिक तत्वों द्वारा प्रत्युत्तर में मदहे सहाबा पढ़ा जाता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, विरोध के कारण कटुता और मतभेद से मामला अति संवेदनशील हो जाता है। वहीं पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, मुहर्रम सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसमें पुराने दिनों की याद दिलाई गई है कि कभी अपरंपरागत धार्मिक जुलूस निकाले गए तो यौन संबंधी घटनाएं हुई, तो कभी गौवध वंश से सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हुआ। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है,
दोनों संप्रदायों में व्याप्त कटुता और अविश्वास का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द को विषाक्त कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं लिखा गया कि दोनों संप्रदाय हैं कौन। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस बात पर सख्त ऐतराज है कि उनकी कुर्बानी और मातम के त्योहार पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। हकीकत में ये गाइडलाइन नहीं है जो हमारे हाथ में है, बल्कि ये मुहर्रम मनाने वालों पर झूठे इल्ज़ाम का और गंदे इल्ज़ामात का पुलंदा है पूरा। ये कोई गाइडलाइन नहीं है, बिल्कुल झूठ है इसको गाइडलाइन कहा जाए। कब हुआ ये वाक़या बताइए, कब हुआ? अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ या बहादुर शाह सफ़र के ज़माने में हुआ है? मुहर्रम जैसे पाक महीने को इन्होंने संवेदनशील बता दिया। इसका मतलब ये झगड़े का खतरा बहुत है। मुहर्रम के जरिए से अमन कायम होता है, शांति कायम होती है, झगड़ा नहीं होता है। ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। डीजीपी के नाम से लिखी चिट्ठी में हवाला कोरोना का भी दिया गया है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। लेकिन बात इतने पर नहीं रुकती। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है, असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, आतंकवादी नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहीं पॉइंट नंबर 10 में प्रशासन को जो कुछ करना है उसमें पहले नंबर पर ही लिखा है कि कोरोना के कारण जुलूस और ताजिया की इजाजत नहीं है। वहीं आखिरी में 11वां पॉइंट यह है कि अप्रिय घटना के बगैर मुहर्रम संपन्न हो जाए, यही यूपी प्रशासन की कामना है। अब थोड़ा पीछे चलिए, जब बकरीद के समय केरल सरकार ने ढील दे दी तो वहाँ कोरोना के मामले बढ़ने लगे। तो सवाल है कि क्या मुहर्रम के नाम पर कोरोना को बढ़ने दिया जाएगा? इस सवाल की आड़ में यूपी पुलिस ताजिया और जुलूस पर रोक लगा रही है। फिर भी कुछ सवाल तो हैं ही। क्या सीधे सीधे कोरोना के नाम पर ऐसे जुलूस को रोका नहीं जा सकता? क्या इसके लिए जरूरी है कि सांप्रदायिक तनाव वाली बात चिट्ठी में लिखी जाए? और जब कोरोना के कारण ताजिया और जुलूस रोके जा रहे हैं, फिर ये सब कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि इसमें आतंकवादी आ जाएंगे? और इसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जो वहाबी मुल्ला शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो अलकायदा और तालिबान वाले शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वही बातें इन्होंने लिख डाली हैं इसमें। जुलूसों में तबर्रा होता है, पतंगों पर तबर्रा लिखा जाता है, आवारा जानवरों पर तबर्रा लिखा जाता है। कभी आपके संज्ञान में इतने दिनों से आप लखनऊ में हैं, कभी आपको कोई खबर मिली? मुहर्रम की ताजिया और जुलूस निकालने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। तब तक देखिए कि हालात कैसे कैसे मोड़ लेते हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्ट। ई-रुपी को लॉन्च किया, लेकिन ये आम क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसे भारत की डिजिटल करेंसी के रूप में पहला कदम माना जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार रोकने का दावा किया गया है। ई-रुपी यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। यह है नए जमाने का नया रुपया, जिसे पीएम मोदी ने आज लॉन्च किया। इस डिजिटल रुपये का नाम है ई-रुपी। ई-रुपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई-रुपी सुनिश्चित करने वाला है। इस नए रुपए में ना तो नोट होंगे, ना ही कोई कार्ड होगा। एक वाउचर होगा जो आपको एसएमएस या क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल पर मिलेगा। इसे किसी ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई-रुपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। ई-रुपी को एनपीसीआई ने विकसित किया है। सरकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ई-रुपी डिजिटल करेंसी की तरफ पहला कदम है। इससे फायदा ये कि आरबीआई को डिजिटल करेंसी लाने का पहला अनुभव मिलेगा। तो डिजिटल करेंसी की तरफ भारत का पहला और बहुत ही मजबूत कदम। और अब बात उस शब्द की जिसको आज सुबह सबसे पहले मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया, और वो शब्द है कुदरत। इस पर प्रखर साहू साहब का ट्वीट आया है। कुदरत ने तो हमें आनंद ही दिया, दुख तो हमारी खोज है। वही रंजना जोशी ने लिखा है
कि कितने अवसर देगी कुदरत मानव को समझाने का जो अपने स्वार्थ के खातिर खो रहा कुदरत के खजाने को। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि कुदरत ने हमें जो कुछ दिया है वो हम सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे एक आदमी के भी लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। इस कुदरत ने हमें जज्बात भी भरे हैं, उन भावनाओं का इजहार भी कभी कभी मोहब्बत के अफसानों में भी होता रहा है। वो इजहार मोहब्बत भी तो कुदरत का ही एक इनाम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।